बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम फिर लेक्चर नंबर 5 पे बात करते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, और वो शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना सीखे। ठीक है, पहले उनको सीख ले और फिर शॉर्ट तरीके से सीखने की कोशिश करें। दो बातें हैं किसी भी टेस्ट में क्वालिफिकेशन के लिए, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, कुछ भी हो, या लेक्चरशिप हो, या कुछ भी टेस्ट हो, तो उसमें दो बातें ज़रूरी है कि एक, आप उनको करेक्ट सॉल्व करें, और दूसरा स्टेप फिर क्या है, आप उनको क्विक सॉल्व कर दें। तो क्विकनेस भी तब आता है जब आपके करेक्टनेस सही हो, यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो फिर आप उतने ही जल्दी टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज मेरे पास तीन क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है, ये कहता है कि in one formula unit of copper sulfate pentahydrated, number of water molecules attached with copper। तो यहाँ कुछ कंसेप्ट भी है और रटा भी है, वो दोनों बातें मैं करता हूं। तो मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे दूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि कॉपर सल्फेट के पास जो 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, और इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये शायद पहले लेक्चर में भी मैं कुछ इससे आगे लेक्चर में बात कर चुका हूँ। ये फिजिकल अटैच्ड है, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, और ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, कलर वगैरह। अब सवाल, क्वेश्चन ये है कि कॉपर के साथ कितने मॉलिक्यूल होंगे। ये आयोनिक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर के पास जो है, कॉपर आयन के पास कितने मॉलिक्यूल होंगे, और सल्फेट आयन के पास कितने मॉलिक्यूल है। तो पूछा है कॉपर के पास। तो एक याद रखे हमेशा के लिए कि जब भी इस किस्म के साल्ट हो जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हो, तो ये बात याद रखे, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल किसके पास होते हैं, केटाइन के पास होते हैं। ज्यादातर मॉलिक्यूल किसके पास होते हैं, केटाइन। केटाइन के ऊपर मैं ये कहता हूं, मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट विद केटाइन। अब सवाल यह है कि केटाइन के साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्यों होते हैं। इसकी वजह यह है, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। चार्ज डेंसिटी क्या चीज है, चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज बाय वॉल्यूम। किस चीज के बराबर है, चार्ज बाय वॉल्यूम। उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे आप लोग आम जानते हैं मास डेंसिटी, तो वो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अब ये क्या है, ये है चार्ज बाय वॉल्यूम। ओके, तो इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अब क्यों ज्यादा है, क्योंकि केटाइन, केटाइन जब बनता हो तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज से चला जाता है, केटाइन बनता हो, तो इसका साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, साइज कम हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम जब कम होता है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और जितने इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन फर्स्ट हम केटायन की बात करते हैं, तो उतना ही वाटर चूंकि पोलर है, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, वो इसके तरफ ज्यादा आता है, अटैचमेंट चाहता है, अट्रैक्शन चाहता है, हाइड्रेशन चाहता है। तो इसलिए
याद रखें कि इस केटायन के पास ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। एनायन जो इसके बरक्स है, एनायन क्या होता है, एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये गेन करता है तो इतना बढ़ जाता है, दो गेन करता है और भी बढ़ जाता है। तो जितना ये बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ये ज्यादा हो जाए, चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो फिर वाटर का इतना वो जो अफिनिटी है, लव है, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए केटायन के पास हमेशा याद रखें वाटर आप क्रिस्टलाइजेशन में से ज्यादा मॉलिक्यूल उनके पास होते हैं, एनायन के पास कम होते हैं। ये कंसेप्चुअल बात है। अब यहां जो रटे वाली बात है, तो अब सवाल यह है कि पांच में से कितने केटायन के पास है, कितने एनायन के पास है, ये आप याद नहीं रख सकते हमेशा के लिए, सबके लिए। सिर्फ इसके लिए मैंने लिखा है। तो इसके लिए कॉपर के पास कितने हैं, कॉपर के पास है, इसके पास है 4 वाटर मॉलिक्यूल और इसके पास है 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो किसी और जगह में केटायन के साथ यही रेशो नहीं, जरूरी नहीं है किसी और कंपाउंड में, किसी और के लिए ये रेशो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये बात कॉमन है, जनरल है कि केटायन के पास ज्यादा होंगे, एनायन के पास कम होंगे। ओके, तो यहां हमारा जवाब डी वाला है, 4 वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कहते हैं, क्वेश्चन 2 वो कहते हैं व्हेन द सब्सटेंस एट आवर डिस्पोजल, मतलब जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी चीज है, इज एन एलिमेंट, वो एलिमेंटल फॉर्म में है, देन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, फिर इसका एटॉमिक मास अगर ग्राम में जाहिर करें, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जब एटॉमिक मास एक्सप्रेस करे ग्राम में तो फिर वो क्या कहलाते हैं, मोल। फिर क्या कहलाते हैं, अगर एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला यूनिट मास हो या आयोनिक मास हो, एक्सप्रेस करे इन ग्राम, तो क्या कहलाते हैं, मोल तो कहलाते हैं। इसमें तो कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, 8, 9, 10 से पढ़ के आ रहे हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, आयोनिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, तो इन सबको हम कहते हैं मोल। लेकिन कुछ और वर्ड भी हैं, मसलन इसको हम ग्राम मोल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो उनको हम ग्राम एटम ही कहते हैं, और अगर मालिक्यूल के फॉर्म में है तो फिर इसकी जगह क्या कहेंगे, ग्राम मालिक्यूल। अगर फार्मूला यूनिट है, आयोनिक कंपाउंड है, फिर क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला यूनिट, एंड सो ऑन। तो मेरा मतलब यह है कि ग्राम मोल भी कह सकते हैं, ग्राम मोल भी कह सकते हैं, मोल तो वैसे भी है आपको पता है, ग्राम एटम भी कह सकते हैं। तो अगर ये तीनों कह सकते हैं तो जवाब कौन सा है, डी वाला है, ऑल ऑफ दीज जवाब ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन होता हो, इन एवरी केमिकल रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन में क्या चीज ठीक है। नंबर फर्स्ट, मास एंड मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व्ड, मतलब क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास भी चेंज नहीं होता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कोई फर्क नहीं आता है। तो यहां पहले वाली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली बात जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लूं ए के लिए, मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं ए के लिए, फॉर एग्जांपल देखिए N2 प्लस H2 2NH3, ये मैंने एक मालिक एग्जांपल ले लिया। हम अगर पहला ऑप्शन इस पे अप्लाई करें तो इसमें मास 14 2 28 है और यहां 3 2 6 एटम है,
तो एक का मास एक है, तो 6 ये हो गया, 28 ये हो गया, 34 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 34 ग्राम। अगर आप यहां देखें तो अमोनिया का मोलर मास 17 है, 2 मोल है, तो 17 2 34, 34 मास है। तो यहां मास तो कांस्टेंट है, दोनों सेम है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो कहता है मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हो, क्या ये यहां अप्लाई है? नहीं है। देखो, यहां मॉलिक्यूल आयोगेड्रो नंबर के बराबर है N2 के, यहां आयोगेड्रो नंबर के ट्रिपल टाइम है, 3Na मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के। और यहां कितने हैं? यहां अमोनिया के मॉलिक्यूल है, लेकिन आयोगेड्रो के नंबर के डबल है। तो देखिए इधर, यहां 1Na मॉलिक्यूल है, यहां 3Na मॉलिक्यूल है, और यहां 2Na मॉलिक्यूल। तो आप मुझे बताओ, यहां जो मॉलिक्यूल है और यहां जो टोटल मॉलिक्यूल है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में हमेशा फिक्स सेम होना जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकते हैं बाज रिएक्शन के लिए, ठीक है, कभी ज्यादा हो सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें कोई चीज डिकम्पोज होता है तो ज्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर किसी रिएक्शन में ये मिलते हैं, एडिशन रिएक्शन है, एड अप होते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर कम भी हो सकते हैं, जैसे आपके सामने है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, मोल एंड लेटर्स आर कंजर्व्ड, ये बात भी गलत है। इनके दोनों बातें गलत है। क्यों गलत है? मैं अगर इस इक्वेशन पे ये भी अप्लाई करूं, ठीक है, बी वाला ऑप्शन बी इसी पे अप्लाई करता हूं, ए वाला भी समझा दिया। अब बी वाला मोल, आपको पता है ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो यहां कितने मोल हो गए टोटल? जानते हैं, 1 मोल प्लस 3 मोल, तो ये कितने बन गए? 2 मोल बन गए ये। अब यहां तो ये बात नहीं है, मोल कंजर्व नहीं है। और लेटर्स वॉल्यूम, क्या अगर ये 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 डीएम क्यूब है, और ये 22.4 22 22.4 डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये ट्रिपल टाइम हो गया। तो ये टोटल मोलर वॉल्यूम 4 मोल्स हो गए, और ये 2 मोल। तो लाजमी बात है, जब ये इधर आ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी मैं सिंपल अगर ये बात कहूं कि 1 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम तो बनते हैं, ठीक है, 2 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कमी आती है। वॉल्यूम हमेशा कभी कांस्टेंट नहीं है, कभी हो भी सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि मोल में कमी बेशी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभार कांस्टेंट भी हो सकते हैं बाज रिएक्शन में। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन, मास एंड एटम्स आर कंजर्व्ड। अब इस पे थोड़ा सोच ले, मास तो हमेशा डन है, तो ये बात याद रखिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कौन सी चीज कांस्टेंट होता है? मास। और वॉल्यूम, मोल्स और पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह, इन चीजों में, इन तीनों में चेंजेस, इनमें इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है, लेकिन ये एक जो है मास, वो हमेशा के लिए क्या है? ऑलवेज कंजर्व। तो ये वाला देखिए इधर, इसमें मॉलिक्यूल है, गलत हो गया, इसमें मोल है, ये भी गलत हो गया, मोल और लेटर है, दोनों गलत, दोनों गलत, कांस्टेंट नहीं हो सकते। इसमें ये ठीक है लेकिन ये गलत है। अब इसमें देखिए सी वाले में, सी वाले में मास वो तो ठीक है, फिक्स है, कांस्टेंट होते हैं। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स टोटल जो होते हैं, देखिए इधर मिसाल के तौर पर मैं इस पे अप्लाई करूं, इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम है? 2 मोल है। अगर ये 1 मोल है मॉलिक्यूल, इधर 1 मोल है, इधर क्या है? 3 मोल है, तो फिर 1 मोल में कितने मोल एटम है? 2 मोल। इसमें देखो इधर 3 मोल है, तो 2 मोल एटम ये है, 1 में 2 मोल एटम है, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 6 है, तो इधर भी 6 है,
इधर अगर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 है। तो अगर वो कंबाइन हो जाए या किसी से जुदा हो कि किसी और के साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एटम अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, उनका वही एटम होता है, लेकिन उनका बॉन्ड चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो रिएक्शन साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सेम होते हैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां नाइट्रोजन के एटम, यहां हाइड्रोजन के एटम, और इस साइड पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटम सेम होते हैं, मास भी सेम होता है। लेकिन यानी मेरा मतलब है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास और एटम दोनों अतराफ सेम हो सकते हैं, ये सेम होते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जो है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल्स, इनमें फर्क आ सकता है। तो हमारे पास जवाब कौन सा है? जवाब ये है। ओके, मेरे ख्याल में आप इसको भी समझ चुके होंगे, इसमें कौन सी वाली बात इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने ये बात की, तो इस चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर को, फ्रेंड्स को, सबको बता दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। यूट्यूब में ये मज़ा है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप किसी भी टाइम और कितने भी टाइम आप लेक्चर को देखते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।